Hello and again, welcome you all on IPS classes. And this is the third lecture on improper integral. And in this lecture, I am discussing the convergence of improper integral. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट की बात की जाएगी और कंपेरिजन टेस्ट को मैं आपको बता दूँ, इसमें दो टाइप के टेस्ट हैं। ठीक है, पहला टेस्ट ये बोलता है कि एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स एंड ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स greater than a, and if gx is convergent then fx is also convergent. Okay, मतलब कि इंटीग्रल a to infinity gx dx is convergent, then इंटीग्रल a to infinity fx dx is also convergent. सेकेंड में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास fx जो है वो fx अगर gx से बड़ा है और gx 0 से बड़ा है, मतलब इसको मैंने साइन कन्वेंशन ऐसे कर दिया, तो उस सिचुएशन में अगर gx जो है यहाँ पे डाइवर्जेंट हो जाएगा तो fx भी आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब कि ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, देन ये भी डाइवर्जेंट। अब देखो जरा इसको समझने की कोशिश करना। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब ये जो है जी ऑफ एक्स से क्या है, जी ऑफ एक्स से छोटा है या बराबर है, इसमें छोटा या बराबर वाला केस है। ठीक है, और बीच में फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो अगर ये जो है बाउंडेड है, ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इनके जो बीच में वो भी कन्वर्जेंट होंगे। अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला कन्वर्जेंट होगा। बट सेकेंड केस में देखो क्या कह रहा है कि छोटा वाला जो है डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पे जी एक्स ले लिए और यहाँ पे एफ एक्स कर लिए, और ये जो जी एक्स है ना ऐसे डाइवर्जेंट टाइप का, जैसे सपोज करो इसमें कोरोना फैला हुआ है ना, आप जो है आप ये घर में आप हो और ये जो है आपके पेरेंट्स हैं। ओके, तो पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट कर दिया कि पेरेंट्स खुद कन्वर्जेंट हैं, घर में रह रहे हैं, तो आपको भी घर में रहना है। बट अगर आप जो है घर से बाहर भाग के जा रहे हो तो पेरेंट्स भी आपको बाहर जाएंगे पकड़ने के लिए। तो अगर अंदर वाली चीज़ें, मतलब जो छोटी वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे जो जी एक्स है, अगर वो डाइवर्जेंट हो गया ना तो पेरेंट्स को भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। मतलब कि अगर जो घर का छोटा बच्चा भाग के बाहर गया तो इसको फादर भी ढूंढने जाएंगे, पेरेंट्स भी ढूंढने जाएंगे, तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएंगे। मतलब बस समझने के लिए है, ये जो मैंने स्टोरी बताई सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, कि अगर जो है छोटी जो छोटा यहाँ पे आपके पास या फिर कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू जो जी एक्स डी एक्स है वो डाइवर्जेंट है, तो उससे जो बड़ा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक कोरोलरी की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई एफ एक्स है और आपने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, जी एक्स सपोज कर लिया, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई अदर देन जीरो, तो उस सिचुएशन में एफ एक्स और जी एक्स का सेम बिहेवियर होगा। अगर एफ एक्स जो है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स अगर आपका जो है कन्वर्जेंट होगा तो जी एक्स डी एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। अगर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेंट होगा तो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। बोथ का सेम नेचर होगा। यहाँ पे एक रिजल्ट बताया गया है कि ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू पावर एन इज कन्वर्जेंट व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन इक्वल टू पे ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंट तब होगा जब ऐसा होगा, डाइवर्जेंट तब होगा जब ऐसा होगा। इसको जो है हम बताएं तो आप लोग जो है, जब मैंने सीरीज पढ़ाया था आपको, तो मैंने ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहाँ पे आपको बताया था कि वेन एवर यू हैव अ सीरीज लाइक 1 अपॉन एन टू द पावर पी, तो p इज ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होता था। ठीक है, तो सेम वहाँ से इसको एक बार कनेक्ट करके और लर्न कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं। अच्छा, फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दोनों के बिहाफ पे, जो भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर में पूछे गए लास्ट ईयर, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इन जितने रिजल्ट मैंने बताया सेम इसी रिजल्ट पे वो क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको बताते चलूँ कि जो भी ये लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, जितने ज़्यादा व्यूअर होंगे उतना अच्छा लगेगा हमको। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि इंटीग्रल जो है 1 टू इनफाइनाइट है एंड डी एक्स अपॉन, यहाँ पे एक्स टू द पावर रूट में क्या है, एक्स क्यूब है प्लस 1 है, और कह रहा है कि चेक द कन्वर्जेंस, चेक द कन्वर्जेंस। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने देखो कितनी बार पूछा है। डीडीयू ने इसको जो है 2012 में, 2015 में एंड 2017 में
कई बार इसे पूछ रखा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। अभी आपको मैंने एक कोलोरली बताया था, वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। हियर गिवन डेट 1 to इनफाइनाइट dx अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छा, अगर जो है आप इसको और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 dx। तो यहाँ पे जो f(x) की वैल्यू है, हियर f of x इज इक्वल टू वॉट, हियर f of x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज g ऑफ x इज इक्वल टू, हमने सपोज किया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है। हमने g ऑफ x को सपोज किया। नाउ अब देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। g ऑफ x 1 अपॉन समथिंग है तो ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो x टू द पावर 3/2 अपॉन लिख सकते हो एक्स क्यूब, ठीक है। इधर भी लिमिट रहेगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1 सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। x टू द पावर 3/2 अपॉन क्या है, x टू द पावर 3/2 कर लिए, और अंडर रूट में यहाँ से बाहर किए तो पावर क्यूब है, बट रूट से बाहर आएगा तो बाई 2 भी आ जाएगा, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। x टेंस टू इन्फिनिटी में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 मिलेगा, कैंसिल आउट होकर 1 मिलेगा। ओवरऑल आपको वैल्यू 1 मिली, जो कि फाइनाइट है और नॉन जीरो है, तो अभी आपको मैंने कोलोरी बताया था कि वेनेवर, ठीक है, आपको रिजल्ट में बताया था वेनेवर कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो जो बिहेवियर f(x) का होगा वही gx का होगा, जो gx का होगा वही f(x) का होगा, तो दोनों के सेम बिहेवियर होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बट जो g ऑफ x है ना, g ऑफ x क्या है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है, इज कन्वर्जेंट। ऐसा क्यों, इज कन्वर्जेंट, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 अपॉन, आपको बताया था इंटीग्रल dx अपॉन सिंस x टू द पावर n एंड n इज ग्रेटर 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे a टू इनफाइनाइट है, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लाइज दैट a टू इनफाइनाइट dx अपॉन x टू द पावर n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर 3/2, तो हियर n इज इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अगर gx जो है क्या है, इज कन्वर्जेंट है, तो इम्प्लाइज दैट f ऑफ x a टू इनफाइनाइट, ठीक है, f ऑफ x ऐसे कर लो a टू इनफाइनाइट, और यहाँ भी a टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे बेसिकली 1 टू इनफाइनाइट है, तो 1 टू इनफाइनाइट कर लेते हैं, 1 टू इनफाइनाइट, तो यहाँ भी 1 टू इनफाइनाइट f(x) dx इम्प्लाइज दैट 1 टू इनफाइनाइट dx अपॉन, और f(x) की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 5 मार्क्स में पूछ रखा था, ठीक है। चलो फिर इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन 2 कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्वेश्चन 2 कुछ इस प्रकार से दे रखा है। मैं इसे इरेज कर दूं, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन 2 दे रखा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशन, और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द
फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या आपको दिया है 0 to इनफाइनाइट और दिया है cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देखा, और ये क्वेश्चन कब कब पूछा है, देखो इस क्वेश्चन को DDU ने 2002, 2005, 2011, ठीक है, और 6, 7, 9, 12, ठीक है, 6, 7, 9 और 12 में पूछ रखा है। मतलब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कि इसका इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हो, ठीक है, कि कितना ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट, यहाँ पे दिया है क्या cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे देखिए तो हियर f of x इज इक्वल टू वॉट, cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से आगे आप क्या कर सकते हो, अगर एफ एक्स की वैल्यू इतनी है तो देखो cos x जो है ना, cos x जो है, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो cos x है तो cos का जो रेंज होता है वो -∞ से -1 से +1 होता है। ठीक है, मतलब cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये cos के बारे में आपको पता है, तो cos का तो ठीक है, मामला सही है। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि टेक g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सपोज कर लिया। अब ये जो g ऑफ x है ना, अगर ये जो है इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंतर्गत जो है, अगर ये क्या है आपका कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से एक चीज़ बता सकते हो कि cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसका मॉड ले लो तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि cos x की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो +1 पे जाएगी, यहाँ पर मैंने आपको बताया, और जो मिनिमम होगी -1 होगी। तो जो मिनिमम होगी तो छोटा होगा और मैक्सिमम अगर रूट के जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपको ये एक चीज़ मिला। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो सिंस इतना इज इक्वल टू दिस, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, इम्प्लाइज दैट कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू ले लो क्या, cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैं यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कंपैरिजन टेस्ट, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो साइड में कर लेते हैं। ठीक है, साइड में कर लेते हैं कि आपको मिलेगा 0 टू इनफाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट 0 टू t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, ये 0 हो जाएगा, t हो जाएगा। अब आप लिखेंगे लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा t और माइनस tan इनवर्स 0। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और t की वैल्यू इनफाइनाइट कर दे तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये जो आपका gx है ना, gx इज ऑफ द कन्वर्जेंट नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको आगे जो है यहाँ पे ऐसे कर लेना कि सिंस इतना इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट g ऑफ x इज कन्वर्जेंट। तो अगर g ऑफ x इज कन्वर्जेंट है, ठीक है, हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट, we say that f of x integral 0 to infinite dx
दैट इज क्या है 0 to इन्फाइनाइट, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, 0 to इन्फाइनाइट cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, आपने जी एक्स को ये सपोज कर लिया। अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ क्या मिलेगा, सिंस मॉड ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर cos x ले लो, तो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी, क्योंकि cos का जो रेंज होता है cos थीटा का वो +1 से यहाँ पे -1 इसके बीच में लाई करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसके लेंगे तो 1 मिलेगा, मिनिमम लेंगे तो और छोटा होता है, तो छोटा या बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से। दोनों साइड हम इंटीग्रल लगा दिए, तो ये जो है आपको एफ एक्स मिल गया और ये आपको जी एक्स मिल गया। अब अगर जी एक्स जो है, अब अगर जी एक्स क्या है कन्वर्जेंट है, तो एफ एक्स को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा बाय द कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि सिंस ये जो जी एक्स है ये कन्वर्जेंट नेचर का है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसको भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। तो वही मैंने लिखा कि बाय द कंपैरिजन टेस्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ द कन्वर्जेंट नेचर, दिस पर्टिकुलर इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ द कन्वर्जेंट नेचर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो आपको बिना कहे कर देना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलो फिर आगे जो है हम इसके आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो भी जो है यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा हुआ है, तो आपको वो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो बिल्कुल जो है ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है कि वो स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे, और ये चूँकि रियल एनालिसिस का जो लास्ट चैप्टर है तो इसे लोग उतना वेटेज नहीं देते हैं। बट वन मोर थिंग इज क्लियर डैट कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा कल्याण हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि इंटीग्रल पाई टू इन्फाइनाइट यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में दे रखा है डी एक्स। देखो यहाँ भी हम कंपैरिजन टेस्ट की ही बात करेंगे, यहाँ भी हम कंपैरिजन टेस्ट की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं क्या, इंटीग्रल पाई टू इन्फाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, सिंस, समझने की कोशिश करिएगा, सिंस आपको पता है कि साइन जो होता है, तो साइन थीटा भी जो है, साइन थीटा भी क्या करता है, साइन थीटा जो भी होता है या फिर साइन एक्स ले लो जो भी है, तो ये +1 से -1 के बीच में रहता है, इसका भी यही हिसाब किताब है। तो इसकी जो वैल्यू होगी साइन एक्स की वो भी लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, और अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स कर दूँ तो ये भी लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और अगर मैं साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर दूँ तो ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर भी इंटीग्रल लगा दूँ पाई टू इन्फाइनाइट, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर भी मैं इंटीग्रल लगा दूँ पाई टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी डी एक्स कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी डी एक्स कर लूँ, तो अब आपको जो है ये जो एफ एक्स है और ये जी एक्स हो गया। ठीक है, तो इसको हमने एफ ऑफ एक्स कर लिया, ठीक है, और डी एक्स कर लिया, और इसको हमने पाई टू इन्फाइनाइट कर लिया, और इसको हमने क्या किया, पाई टू इन्फाइनाइट, और इसको हमने जी ऑफ एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, सपोज। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब आपको अगर जो है जी एक्स जो है कन्वर्जेंट नेचर का मिल जाए, अगर ये कन्वर्जेंट नेचर का मिल जाए तो आप बोल देंगे कि ये भी कन्वर्जेंट है। अभी कुछ देर पहले हमने जब थ्योरी आपको बताया था, तो थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था कि वेन एवर यू हैव अ इंटीग्रल लाइक दिस, मतलब हियर ए टू इन्फाइनाइट एंड डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एन, तो वेन एवर एन इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो भाई साहब हैं ये कन्वर्जेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो कि सिंस इंटीग्रल पाई टू इन्फाइनाइट
पाई टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ऐसा क्यों? बिकॉज क्या है, n इज इक्वल टू 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको ये टेस्ट तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ से a टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स टू द पावर n और n इज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। तो अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट बाई कंपेरिजन टेस्ट, f of x इंटीग्रल पाई टू इनफाइनाइट dx that is पाई टू इनफाइनाइट dx, f of x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूँ, एक छोटा सा ट्रिक कह सकते हो या फिर थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। जब भी आपको यहाँ पे ऊपर अंश में, ठीक है, न्यूमरेटर में जब भी आपको साइन कॉस दिया हो और नीचे जो है कुछ एक्स टाइप का दिया हो, तो वेन एवर नीचे वाला जो है ना एक्स का पावर अगर 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3/2 है, 5/2 है, तो ये पूरा का पूरा जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको मान लो नॉर्मली मैं आपको ऐसे दे दूं कि यहाँ से मैंने ए लिखा, कोई भी एटर्नल नंबर इनफाइनाइट लिखा और यहाँ पर लिखा मैंने साइन एक्स और यहाँ पर लिखा मैंने एक्स टू पावर 5/2। ठीक है, इसको बिना सॉल्व किए कह सकते हो कि ये कन्वर्जेंट होगा। कैसे? नीचे का जो दिया हुआ है देखो और इसका पावर देखो, एक्स का पावर देखो, अगर ये एक्स का पावर n और n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो 100% कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्ट बोल सकते हो कन्वर्जेंट है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। एक्स टू द पावर n/2 मतलब एक्स टू द पावर 5/2 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है। कुछ भी रख लो, यहाँ पे 7/2 रख लो, 8/2 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 2.4 रख लो, जो भी रख लो ये बड़ा ही होगा। ठीक है, और बड़ा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और आप करेंगे जो कि आपके बुक के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। ठीक है, और 2010 में पूछा हुआ भी है। वो क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके बुक के एक्सरसाइज का है और 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन कैसा है। एक बात तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल से जो है बिल्कुल डर खत्म हो गया होगा और इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितना ईजी चैप्टर है आप ये समझ चुके हैं अब तक। तो यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये जो है DDU ने 2010 में पूछा है। और क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, और क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से रखा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 to इनफाइनाइट dx अपॉन, यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, dx अपॉन एक्स टू पावर 5 + 1। ठीक है, एक्स टू पावर 5 + 1 की यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कैसे क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर जो आप सॉल्व करते हो तो 0 to यहाँ पे 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, और dx अपॉन अंडर रूट एक्स टू पावर 5 + 1 आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स टू पावर 5 + 1 और dx। यहाँ पे जो f of x है ना, f of x की वैल्यू कितनी है, आपको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स टू पावर 5 + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग जो है gx को सपोज करना पड़ेगा। तो आप सपोज कर लो कि g of x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे सपोज g of x इज इक्वल टू व्हाट, g of x इज इक्वल टू आप सपोज कर लो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5/2। ठीक है, अगर एक्स टू पावर 5/2 आपने सपोज कर लिया तो आपको ऐसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपको ऐसे मिलने वाला है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर x टेंड्स टू इनफाइनाइट f of x अपॉन g of x, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 1/x⁵2 है, तो 5/2 ऊपर आ जाएगा, x⁵2 ऊपर आ जाएगा, और अपॉन जो है एफ एक्स की वैल्यू कितनी है ये आपको नीचे मिल जाएगा x⁵ इसको सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x⁵5/2 अपॉन x⁵5/2 और ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 1 + 1/x⁵5। यहाँ से हमने x⁵5 को जैसे ही बाहर निकाला तो x⁵5 होगा, बट रूट से बाहर आएगा तो /2 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो इससे इसे कैंसिल होकर 1 मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट ये जाएगा तो ये वैल्यू 0 जाएगी, तो 1/1 डेट इज़ 1। तो ये जो 1 मिला और ये फाइनाइट भी है, तो आपकी जो कोलोरली थी वो क्या कहते थे कि अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f(x) अपॉन gx इज इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू नॉन जीरो, ठीक है, तो जैसा नेचर f(x) का होगा वैसा नेचर gx का होगा, f(x) एंड gx का सेम नेचर होगा। और यहाँ पे जो gx है ना, यहाँ पे जो gx है तो n की वैल्यू क्या है 5/2 है, 5/2 इज ग्रेटर देन 1, तो इम्प्लाइज डेट क्या कि इंटीग्रल 0 to 1 to इन्फाइनाइट है ना, 1 to इन्फाइनाइट और 1/x⁵5/2 dx इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अगर gx कन्वर्जेंट है तो fx को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस g ऑफ x इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट g ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट और g ऑफ x की वैल्यू 1/x⁵5/2 इज कन्वर्जेंट। तो इम्प्लाइज क्या करेगा 0 to इन्फाइनाइट 1/√x⁵5+1 dx इज कन्वर्जेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ होगा। क्वेश्चन 2010 का है और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। अब देखो इतना इजी सा क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आए और अगर आप एग्जाम में उसको छोड़ के आ जाओ तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यहाँ से मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ, जब कभी भी, यहाँ पे आपको बताऊँ, जब कभी भी √x⁵ यहाँ पे x⁵2 से बड़ा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, प्लस में 1 हो, प्लस में k हो, प्लस में j हो, कुछ भी हो, वट एवर हियर एडेड कांस्टेंट टर्म, और ऊपर कुछ ना हो सिर्फ dx हो, तो यहाँ पे जो x का पावर है ना, x का पावर जो है अगर 3 से 1 ज़्यादा रहेगा ऐसे है और dx है तो भी ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि बाहर निकलेगा क्या x⁵3/2। यहाँ पे जो वैल्यू है ना, अगर यहाँ पे वैल्यू n है और n की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, n की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 2 है, तो इम्प्लाइज करेगा क्या कि ये जो आपकी क्वांटिटी है ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। आप चाहो तो एक रिजल्ट लिख सकते हो कि वेन एवर dx अपॉन इंटीग्रल यहाँ पे 0 to इन्फाइनाइट कर लो या फिर a to इन्फाइनाइट कर लो, वेन एवर a to इन्फाइनाइट dx अपॉन √x⁴n+1, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कन्वर्जेंट तब होगी, देखते ही बता दोगे, ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आपके जो है IIT जैम में, ठीक है, IIT जैम में और नेट में पूछे जा सकते हैं भाई, नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, वहाँ पे आपको सॉल्व थोड़ी नहीं करना है, आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। x⁴n और x⁴n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो आप क्या बोल दोगे, डायरेक्ट बोलोगे ये कन्वर्जेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो आपको बिना कहे करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन।